मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल विद्यारंभ। तो जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने अपनी फर्स्ट वीडियो शूट की थी और उसमें मैंने आपको सिखाया था क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ पार्ट सिखाया था। और आज हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर एक सर्कल को मैं 4 पार्ट्स में बांट देता हूं तो हर एक पार्ट को मैं क्वाड्रेंट कहता हूं। तो हर एक क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आज हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये हमने कल पूरा सीखा था। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस की वैल्यू कैसे चेंज होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में कैसे चेंज होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, वन कॉस की वैल्यू जब मेरा 0 रेडियन था, मेरा एंगल 0 रेडियन था, तब कॉस एक्स की वैल्यू 1 थी और साइन एक्स की वैल्यू 0 थी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होगा? 0 रेडियन से लेके π/2 रेडियन तक मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अब आप देख सकते हो कि मेरी जो कॉस की वैल्यू है वो 1 से कहां पहुंची? 1 से 0 पहुंची। अगर कोई नंबर 1 से 0 जा रही है, वो डिक्रीज तो कर रही है, लेकिन वो पॉजिटिव ही है। 1 से 0 तक जा रही है, वो नेगेटिव नहीं हुई। 1 से 0 तक अभी भी वो पॉजिटिव है। कैसे? उसकी वैल्यू 0.5, 0.7, 0.8 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना कॉस पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है। साइन कैसे पॉजिटिव है? साइन की वैल्यू देखो आप, 0 से 1 तक जा रहा है। अगर कोई नंबर 0 से 1 तक जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? वो नंबर पॉजिटिव होती है। तो साइन भी पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि π/2 से पाई तक, देखो हमें π/2 से पाई तक जाना है। π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 थी और पाई पे कॉस की वैल्यू -1 थी। अगर कोई नंबर 0 से -1 तक जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिवली डिक्रीज कर रहा है। 0 से -1 तो उसकी वैल्यू 0, -0.5, -0.8 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहने वाला है, कॉस एक्स हमारा नेगेटिव होगा। अब साइन एक्स पे अगर नजर डालेंगे तो साइन एक्स यहां पे 1 है π/2 पे, और पाई पे साइन एक्स 0 है। 1 से 0, वही बात, 1 से 0 डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन पॉजिटिवली डिक्रीज हो रहा है। 0 से जब हम पीछे जाते हैं तब नेगेटिव होता है ना। तो 1 से 0 तक 0.8, 0.6 कुछ भी आ सकता है। तो साइन एक्स यहां पे पॉजिटिव होगा, साइन एक्स यहां पे पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब हमें पाई से लेके 3π/2 तक जाना है। और यहाँ पे cos x की वैल्यू -1 है और यहाँ पे cos x की वैल्यू 0 है। अब देखो, -1 से मैं 0 तक जा रहा हूं, मैंने 0 को क्रॉस किया नहीं है। अगर मैं 0 को क्रॉस करता तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव होती, लेकिन मैंने 0 क्रॉस नहीं किया। तो नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? मेरी वैल्यू -1 से 0 तक नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है। -1 से 0 तक अगर नेगेटिवली कोई वैल्यू इंक्रीज करे, उसका मतलब नेगेटिव 0.6, 0.7। तो इसका मतलब मेरा जो cos x है ना, वो यहां पे नेगेटिव ही है। मेरा जो cos x है वो यहां पे नेगेटिव ही है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जरा हम नजर फोकस sin x की तरफ लेके जाते हैं। तो sin x यहां पे 0 है और यहां पे -1 है। अब देखो, 0 से -1, 0 न्यूट्रल होता है। अब मैं 0 से -1 की तरफ लेके जा रहा हूं, मतलब अब मैं नेगेटिव कर रहा हूं sin x को। तो यहां पे sin x नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin x हो या cos x हो, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cos x, हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से लेके 2π तक जाना है। 3π/2 से लेके 2π तक जाना है। अब 3π/2 पे cos x 0 था और 2π पे cos x 1 है। तो 0 से अगर मैं 0 से 1 तक जा रहा हूं तो इसका मतलब है cos x इंक्रीज कर रहा है। cos x इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है। तो cos x यहां पे पॉजिटिव है, cos x की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव है। और यहां पे sin x जो है -1 है और -1 से वो 0 तक जा रहा है, तो उसका मतलब वो नेगेटिवली इंक्रीज कर रहा है। तो sin x नेगेटिव है। तो बच्चों, ये तो हमने साइन और कॉस का साइन और कॉस का जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या साइन होते हैं, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, वो हमने देख लिया। अगर हमें ये दोनों पता चल गया ना तो सब कुछ निकाल सकते हैं हम। जैसे कि मान लो कि कॉस पॉजिटिव है तो इसका उल्टा सीक भी पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स फंक्शन जो कोसीक होता है वो भी पॉजिटिव होगा। यहां पे cos x नेगेटिव है तो इसका इनवर्स फंक्शन सीक x भी नेगेटिव होगा। यहां पे sin x पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स फंक्शन कोसिक x भी पॉजिटिव होगा। यहां पे भी ऐसे ही करना है बाकी क्वाड्रेंट्स में भी आपको। अच्छा, अब बात करते हैं tan और cot की। tan और cot के साथ क्या होता है? आपको पता है कि tan x का मतलब होता है sin x by cos x।
आपको पता है कि tan x का मतलब होता है sin x बाई cos x होता है। अच्छा अब ये बताओ मेरे को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x भी पॉजिटिव है और sin x भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर ये नंबर भी पॉजिटिव और ये नंबर भी पॉजिटिव है तो मेरे जो tan x आएगा उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो यहां पे tan x भी पॉजिटिव होता है, तो यहां पे tan x भी पॉजिटिव है। अगर tan x पॉजिटिव है तो cot x भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि cot x क्या होता है, tan x का उल्टा होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, जिसको हम cos x बाई sin x लिखते हैं। अब जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं, यहां पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। आप जैसे देख सकते हो कि एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, अगर दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो जाता है तो मेरा आने वाला रिजल्ट भी नेगेटिव ही होता है। तो यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos x नेगेटिव है, जिस वजह से मेरा tan x भी नेगेटिव आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, tan x नेगेटिव होता है। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप देख सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, मेरा साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं tan x को लिखता हूं sin x बाई cos x, sin x भी नेगेटिव cos x भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो दोनों नेगेटिव खत्म हो जाते हैं और आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो यहां पे tan x पॉजिटिव ही होगा, tan x पॉजिटिव होगा, तो tan x का उल्टा cot x भी पॉजिटिव होगा। अब यहां पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों नंबरों में से एक नंबर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो मेरा आने वाला रिजल्ट है वो भी नेगेटिव होगा। तो यहां पे tan x नेगेटिव होगा। तो यहां पे मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन बता दिए कि कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और वो क्यों होता है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब हम देखेंगे कि यहां पे अगर मैं बात करूं sin x और cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, तो आप देख सकते हो कि sin x के आप जैसे पूरा मैंने एक सर्कल बनाया था, यूनिट सर्कल बनाया था, 2 पाई का मैंने रोटेशन भी करा दिया था ऐसे पूरा। आप देख सकते हो कि sin x की और cos x की सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पे गई होगी। तो मेरे ख्याल से sin x की यहां पे सबसे मिनिमम वैल्यू कहां गई है, sin x की सबसे मिनिमम वैल्यू गई है -1, sin x की सबसे मिनिमम वैल्यू गई है -1, और sin x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू गई है +1, ये रही। तो मैं लिख सकता हूं कि sin x की जो भी वैल्यू होगी ना, sin x का वैल्यू जो भी होगा ना, वो हमेशा -1 से और +1 के बीच में ही रहेगा। -1 के और +1 के, सॉरी, -1 के और +1 के बीच में ही रहेगा जो भी वैल्यू होगी। ऐसे ही cos x के बारे में, cos x की सबसे कम से कम वैल्यू यहाँ पे आपको कहां पे दिखी, ये -1 दिखी है हमें, cos पाई पे -1 दिखी है हमें। इसका मतलब ये है कि cos पाई -1 है, तो cos की सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो 1, देखो यहाँ पे लिखा हुआ cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, जो cos x का रेंज होता है वो -1 से लेके +1 तक होता है cos x। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको ना अब यहां से पैटर्न पकड़ना होगा कि sin x की वैल्यू कहां पे 0 आ रही है और cos x की वैल्यू कहां पे 0 आ रही है। तो अब इस पैटर्न के ऊपर हम काम करेंगे। तो पैटर्न को पकड़े कैसे, आप देखो sin x की वैल्यू 0 आ रही है, sin x कहां पे 0 था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, sin x कहां पे 0 था। sin x 0 था जब x इज इक्वल टू, sin x इज इक्वल टू 0 कब आ रहा था मेरा, जब मेरा x 0 डिग्री था, 0 रेडियन बोलो कुछ भी बोलो, 0 डिग्री या रेडियन। और कहां पे 0 था, जब साइन जो मेरा x था वो पाई रेडियन था, 0 रेडियन पे भी 0 आ रही थी, पाई रेडियन पे भी मेरा वैल्यू 0 आ रहा था, और कहां पे 0 आ रहा था, 2 पाई पे भी 0 आ रहा था, 2 पाई रेडियन पे भी 0 आ रहा था। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं पाई 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 ऐड कर रहा हूं, दोबारा पाई ऐड कर रहा हूं, तो मेरी वैल्यू ना साइन पे 0 होते जा रही है। तो इसका मतलब है साइन 0 रेडियन पे, पाई रेडियन पे, 2 पाई रेडियन पे, 3 पाई रेडियन पे, 4 पाई रेडियन पे 0 ही रहेगा। तो मैंने ये पैटर्न पकड़ लिया कि साइन n pi radian is always is equal to 0, where n is an integer। अब n को चाहे -1 डालो, साइन ऑफ -पाई भी 0 होता है, साइन ऑफ -2 पाई भी 0 होगा, साइन ऑफ 3 पाई भी 0 होगा, साइन 0 तो 0 ही होता है, क्योंकि इंटीजर तो क्या होता है, इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो ये तो हमने साइन का पैटर्न पकड़ लिया। अब हम आते हैं कॉस के पैटर्न पे कि कॉस की वैल्यू कब 0 होती है। अगर हमने वो पैटर्न पकड़ लिया, तो हम जैसे हमने यहाँ पे जनरलाइज करके लिख दिया ना कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0 होता है, तो वैसे ही हम एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे साइन कॉस की वैल्यू कब 0 होती है, एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखना
कि अब मेरे को निकालना है cos x की वैल्यू कब कब जीरो होती है। तो यहां देखो, यहां पे तो cos x 1 है, ये नहीं, cos x 0। देखो cos x की वैल्यू 0 आई जब मेरा जो मैंने एंगल था उसको π/2 सेट करा। तो cos x इज इक्वल टू 0 कब कब आया हम वो देखते हैं। cos x इज इक्वल टू 0 पहली बार तब आया जब x π/2 था, ठीक है सर। इसके बाद कब आया, π/2 के बाद कब आया, π/2 के बाद यहां पे तो 0 नहीं है, यहां पे 0 है, 3π/2 पे आया, 3π/2 पे आया। आगे 0 है, आगे 0 नहीं है। लेकिन हम इससे ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि देखो π/2, 3π/2, इसके बाद ना ऑड ऑड मल्टीपल, जब मैं इसका ऑड मल्टीपल, जैसे ये π/2 क्या होता है, 1π/2 होता है, इसके बाद सीधा 3π/2, इसके बाद सीधा 5π/2, इसके बाद 7π/2, तो इन सब वैल्यूज पे cos 0 रहने वाला है। तो हमें ना इसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो इसका मतलब यह है कि एक π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, सब पे मेरा cos x 0 रहने वाला है। मैं ऑड को लिखने के लिए, ऑड नंबर को लिखने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा 2n+1, ये मेरा ऑड नंबर होगा। जैसे कि मान लो मैंने n को कुछ भी वैल्यू रखा, ऑड नंबर ही आना है। n को मैं अगर -1 भी रखता हूं ना, तो -2+1, -2+1 क्या होता है, -1 ही होता है। अगर मैं n को 4 रखता हूं तो 4 2 8 + 1 9, तब भी ऑड ही आ रहा है। तो 2n+1 π/2, cos 2n+1 π/2 हमेशा ही 0 होता है। ये है मेरा वो एक्सप्रेशन जिसकी बात मैं कर रहा था आपसे। इस चीज को आप कंठस्थ कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे मैं बाकी सारी चीज तो मिटा रहा हूं, लेकिन मैं इसको नहीं मिटा रहा क्योंकि इसकी जरूरत ना अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमें जब ग्राफ पढ़ेंगे, हम साइन का ग्राफ, कॉस का और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे, तो इसी के थ्रू हम ग्राफ बना पाएंगे। अगर ये चीज नहीं पता ना आपको, तो आप ग्राफ भी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैं इस चीज को मिटा नहीं रहा, लेकिन मेरे को मिटाना पड़ेगा और दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है और स्पेस मेरे पास बहुत कम है ग्राफ बनाने के लिए भी। उससे पहले एक और चीज, अच्छा बताओ कोसिक एक्स क्या होता है। कोसिक एक्स होता है 1/sin x। आपने बोला सर ये तो पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ अलग बताओ, कुछ नया बताओ। तो बता रहा हूं, सब्र करो। कोसिक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x होता है। अब मेरे को ये बताओ, आपने मैथ्स पढ़ी, आप 11th में पहुंच चुके हो, आपको इतना तो पता होगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लिखते हम। अगर डिनोमिनेटर में 0 लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है फिर वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो आप मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखते हो कभी भी। तो यहां पे कभी 0 नहीं आना चाहिए। और मेरे को एक कंडीशन पता है कि यहां पे 0 कब आता है। हमने अभी अभी कुछ सेकंडों पहले हमने पढ़ा था कि sin x की वैल्यू 0 कब होती है, sin n पाई पे, sin n पाई पे हमेशा 0 ही मिलता है मुझे। तो अगर मेरा x n पाई नहीं है तो मेरे को यहां पे 0 नहीं मिलेगा और मेरी कंडीशन वैलिड हो जाएगी। तो यहां पे cosec x इज इक्वल टू 1/sin x तभी पॉसिबल है जब मेरा x नॉट इक्वल टू n पाई है। क्योंकि sin n पाई, तो मैंने अभी तो सिखाया ना कि sin n पाई क्या होता है, sin n पाई 0 होता है। अभी भी सिखाया, बिकॉज sin n पाई 0 होता है और sin यहां पे 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगी वैल्यू हमारी पूरी। ऐसे ही सीक के साथ है, देखो सीक एक्स क्या होता है, सीक एक्स होता है 1/cos x। आपको यह पता है कि मैं कौन सी वैल्यू रखूं x की कि मेरा cos x 0 आ जाए, और यहां पे वो चीज हो नहीं सकती क्योंकि cos x यहां पे डिनोमिनेटर पे है। मैं डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लिख सकता हूं। तो x की वैल्यू क्या होती है जब cos x 0 होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका भी एक्सप्रेशन सिखाया था। यहां पे x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 होगा। क्यों? क्योंकि cos 2n+1 π/2 पे 0 होता है और यहां 0 नहीं हो सकता मेरे बच्चे, 0 नहीं हो सकता। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे साइन उसके बारे में, tan के बारे में और cot के बारे में। tan x क्या होता है, tan x होता है sin x by cos x। तो जैसा मैं इतने देर से बोल रहा हूं कि नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, तो वो यहां पे भी वही मैं बोलूंगा कि tan x इज इक्वल टू sin x by cos x है और हमारा cos x कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है x कभी भी, x को मैं कभी भी 2n+1 π/2 नहीं लिख सकता। मतलब ये एंगल तो मैं लूंगा ही नहीं, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मैं ले ही नहीं सकता। x को मैं 3π/2, 5π/2, 7π/2 ले ही नहीं सकता मैं यहां पे। अब cot x के बारे में बात करें तो cot x क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाय sin x। अब sin x 0 नहीं हो सकता यहां पे, इसका मतलब है x में कभी भी n पाई के बराबर नहीं लिख सकता। इसका मतलब यह हुआ
कि मैं x को यहाँ पे पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, मैं नहीं, माइनस पाए, -2 पाए मैं ले ही नहीं सकता। तो बच्चों ये रही बात, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बहुत बच्चे ये पढ़ तो लेते हैं कि cosec x इक्वल टू 1/sin x होता है, लेकिन वहां पे ये भी साइड में लिखा होता है, और इन कंडीशंस को ना वो देखते नहीं है, वो पढ़ते नहीं, क्योंकि वो उनके पल्ले नहीं पड़ती। तो आज से ना आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आज से आप इजिली चीजों को समझ रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ना मैं एक और नई चीज सिखाने वाला हूं आपको। जैसे कि हमने पिछले थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने इस पॉइंट को P माना था, और इस पॉइंट को P माना था, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो थे A, B था। हमने इसको पिछले क्लास में निकाल लिया था कि A क्या होता है, cos x होता है, और B क्या होता है, sin x होता है। अब मैं क्या करता हूं, वैसे ही एक पॉइंट P ना, मैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट Q बना लेता हूं। पॉइंट Q, इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी पॉइंट हो, इस वाले एरिया में जो भी पॉइंट हो, वहां पे उसके लिए क्या होता है, y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, ये होना चाहिए ना। y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ पे मैंने x और यहाँ पे मैंने -x क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप कोई भी एंगल बनाते हो और आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके एंगल बनाते हो, तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। और जब आप क्लॉकवाइज घुमा के आप एंगल बनाते हो तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव x रेडियंस माना है इस एंगल को। तो यहाँ पे मेरे बच्चों इसका जो इस पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो a, -b है। अब a, -b आपको पता है कि a क्या होता है? a तो cos x होता है। b क्या होता है? b होता है -sin x होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x, -sin x। cos x, -sin x, ये हो गए इससे कोऑर्डिनेट्स। अच्छा मेरे को ये बताओ, यहां पे तो एंगल -x था, ये cos x हो गया, इसका मतलब ये है cos ऑफ एंगल -x cos x ही होता है, और sin ऑफ एंगल -x -sin x होता है। तभी तो हमारे पास यहाँ पे cos x और -sin x आया, इसलिए आया, एंगल तो नेगेटिव था। मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो cos x तो पॉजिटिव है, लेकिन sin x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां देखो, आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं। ध्यान से देखना, मैं शर्त लगाता हूं आप लोगों से कि पूरे YouTube ढूंढ लेना, आपको ये वाला कंटेंट तो नहीं मिलने वाला जो मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इसके ऊपर ना मैंने बहुत मेहनत की। आप देखो, आप खुद देख लेना कि अब देखो कि sin x की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक क्या होती है। sin x 0 से π/2 तक कहा, sin x जब 0 से π/2 के बीच में होता है, 0 और π/2, sin x जब 0 और π/2 के बीच में होता है, 0 से π/2 के बीच में होता है, तो sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? sin x की वैल्यू होती है 0 से 1 तक। तो sin x होता है, sin x की वैल्यू होती है 0 से 1। अब आपको पता है ये चीज क्या है? ये चीज आप पढ़ोगे सेट्स के अंदर, सेट जो चैप्टर है ना, वहां पे आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। का मतलब ये होता है कि 0 से लेके 1 तक, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है और 1 भी इंक्लूडेड होता है। अब मेरे को ये बताओ, sin x π/2 से पाई तक क्या वैल्यू होती है sin x की? π/2 से पाई तक, ये π/2 रहा है और ये पाई है। π/2 से पाई तक sin x की वैल्यू 1 से लेके 0, मतलब 1 से तो बड़ा होता है, 1 और 0 के बीच में, मतलब 1 और 0 के बीच में होती है sin x की वैल्यू। वन टू जीरो, π/2 से पाई के बीच में sin x की वैल्यू डिक्रीज होती है 1 से 0। अगर आप देखो पाई से लेके 3/2 के बीच में, जब sin x की वैल्यू पाई से 3/2 के, जब sin x की वैल्यू पाई से 3/2 के बीच में होती है, तो हमारा क्या आता है, उसमें हमारी वैल्यू क्या आती है sin x की? तो sin x की वैल्यू जो होती है ना, वो 0 से -1 के बीच में होती है, मतलब वो 0 से डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -1। अब अगर मैं बोलूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट को देखा जाए, तो 3π/2 से लेके 2π तक, 3π/2 से लेके 2π तक जो sin x की वैल्यू होती है, वो यहां से -1 से लेके 0 तक जाएगा। तो -1 से लेके 0 तक अगर कोई नंबर जा रहा है, इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। सो इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0।
ये 4 बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं आपको कॉस के बारे में लिख के दिखाऊंगा। कॉस का ना मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा क्योंकि बोर्ड में स्पेस लिमिटेड है, मैं इतना सारा नहीं लिख पाऊंगा। मैं कॉस का आपको बोलते रहूंगा, आप समझ लेना साथ साथ कॉस का। तो कॉस की अगर मैं बात करूं 0 से π/2, जब कॉस जो होता है 0 डिग्री से 0 रेडियन से π/2 रेडियन के बीच में होता है, तो cos x क्या होता है? तो cos x की वैल्यू जो होती है वो 0 रेडियन से π/2 रेडियन तक क्या होता है, उसमें उसकी वैल्यू 1 से लेके 0 हो जाती है। मतलब 1 से 0 का मतलब है वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ये हो गया। अब π/2 से लेके पाई तक क्या होता है? π/2 से लेके पाई तक क्या होता है? π/2 से पाई के बीच में जो मेरी कॉस की वैल्यू 0 से -1 हो जाती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। मतलब दोबारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा? नहीं, सारा सही है। अब पाई से लेके 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तक जो मेरी कॉस की वैल्यू है वो -1 से अब 0 हो रही है, मतलब वो अब बढ़ रहा है। -1 से 0 इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। अब 3π/2 से 2π के बीच में मेरी कॉस की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 बन जाती है। इसका मतलब वो दोबारा बढ़ गई, दोबारा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। ये चीज ना आपके एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा टेबल और उसके नीचे इतना बड़ा एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप अगर उसको पढ़ोगे तो समझ आएगा। मैं चाहता हूं आप लोग पढ़ो, उसको स्किप मत करा करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही चीज आपका कंसेप्ट बिल्ड करता है। आप sin x का फॉर्मूला cos x का फॉर्मूला पढ़ तो लेते हो, लेकिन जब आगे जाते हो तो आप ये सोचते हो यार इसको पढ़े क्या करेंगे, कैसे आया, बस रट लेते हो इस चीज को। तो इसको रटो मत, इसको समझो। अगर समझने के बाद अगर रटोगे ना तो वो कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त होता है मेरे बच्चों। तो ये देखो इतना हो गया, sin x का भी हो गया और cos x का भी हो गया। अब मैं आपको इसके थ्रू tan x का निकाल के बताता हूं। tan x क्या होता है, tan x कैसे करेगा, वेरी करेगा। अब बात करें tan x की, तो 0 से tan x की बात कर रहा हूं मैं, लिखूंगा नहीं पूरा, tan x की बात कर रहा हूं। तो 0 से π/2 तक क्या होगा, फिर हम देखेंगे π/2 से 2π, π/2 से पाई तक क्या होगा, फिर हम देखेंगे पाई से 3π/2 में क्या होगा, फिर हम देखेंगे 3π/2 से 2π में क्या होगा। इसमें देखेंगे चेंजेस, देखेंगे कैसे चेंजेस आते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, tan x आपको पता है, tan x आपको पता है sin x बाय cos x होता है। और बात रही 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो 0 से π/2 तक सब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि यहां पे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा था टैन पॉजिटिव होता है और टैन का इनवर्स फंक्शन कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका इनवर्स फंक्शन सीक पॉजिटिव होता है। अच्छा इसको रटते कैसे, इसको अगर मतलब आप कह रहे हो सर पेपर में तो सर इतनी सारी चीजें अगर लिखने बैठ जाएंगे तो पेपर तो कंप्लीट ही नहीं होगा। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको बस एक ट्रिक याद करनी है, ASTC। मैंने अपने टाइम पे स्कूल में ये चीज पढ़ी थी, मेरे दोस्तों ने बताया था, टीचर्स ने बताया था कि ऐसे याद कर लो इसको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब ऑल, सब पॉजिटिव है। स्कूल एस से स्टार्ट होता है, एस का मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव है। टू, टी से क्या होगा, टैन पॉजिटिव है। कॉलेज सी, सी से मतलब कॉस पॉजिटिव है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद कर लो। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में भाई टैन तो पॉजिटिव होगा, टैन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन निकाले कैसे टैन की वैल्यू, हमने यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दी, टैन की वैल्यू कैसे निकाले। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है साइन एक्स कैसे वेरी करता है और कॉस एक्स कैसे वेरी करता है। अगर आपने पता लगा लिया कि tan x sin x बाई cos x है तो आप यहां से निकाल नहीं सकते tan x की वैल्यू कैसे वेरी करे। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें पता चलेगा वो वेरी क्या रेंज क्या रहेगा tan x का 0 से π/2 के बीच में। तो वो देखते हैं। जैसे sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू जो थी 0 से 1 की तरफ इंक्रीज कर रही थी, 0 to 1 इंक्रीज कर रहा था। यहां पे वैल्यू 0 to 1 इंक्रीज कर रहा था। और वहीं पे cos x की वैल्यू जो है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में 1 से 0 डिक्रीज कर रहा था, 1 2 0 डिक्रीज कर रहा था। अच्छा मेरे को ये बताओ, कोई भी नंबर अगर डिक्रीज कर रही है, कोई भी नंबर अगर डिक्रीज कर रही है नीचे डिनोमिनेटर, लेकिन 0 तक अगर पहुंच जाती है, 0 तक पहुंच जाती है, तो वो नंबर क्या हो जाती है? इंफिनिटी हो जाती है। क्या होती है? मैंने आपको पता, अगर नंबर नीचे 0 तक पहुंच जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब है tan x जो होगा ना मेरा, जब ये डिवाइड हो जाएगा, sin x से cos x को मैं डिवाइड करूंगा, तो मेरी tan x की वैल्यू जो आएगी ना, वो इंफिनिटी तक जाएगी। मतलब जब ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होकर जब ये 0 0 पहुंचने वाला होगा ना, तो मेरी वैल्यू इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब मेरे को ये तो पता चल गया कि वो इंफिनिटी तक इंक्रीज करेगा। कहां से इंक्रीज करेगा? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जा कहां से रहा है? 0 वाले पॉइंट से जा रहा ना, पहले 0 था, 0 से ही तो फिर इंफिनिटी की तरफ बढ़ा जाएगा, 0 से ही तो इंफिनिटी तरफ, तो 0 टू इंफिनिटी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 0 क्यों? अच्छा मेरे को ये बताओ, sin 0 बाई cos 0 क्या होता है? 0 डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे, तो sin 0 बाई cos 0 क्या होता है? आपको पता है कि sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, और sin 0 बाई cos 0 में अगर करता हूं तो मुझे tan की वैल्यू क्या मिलती है? tan 0 मेरे को मिलता है 0। तो इसलिए मेरी जो वैल्यू है 0 से अगर मैं स्टार्ट करूं, 0 से इंफिनिटी तक बढ़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में कहानी कैसे चलेगी? सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से π/2 से π/2 से π में क्या होता था? मेरा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता था, बाकी सारे साइन और उसका इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव होता था, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते थे। तो यहां पे tan नेगेटिव है, यहां पे क्या है? tan नेगेटिव। मैं लिख देता हूं, मिटा दूंगा बाद में। tan x क्या होता है? यहां पे नेगेटिव होता है। कहां पे? π/2 रेडियन से लेके पाई रेडियन तक के जो भी वैल्यूज आएंगे वहां पे tan नेगेटिव होगा। अच्छा अब ये बताओ, मैं यहां तक तो पहुंच गया था, इन्फिनिटी तक तो पहुंच गया था, लेकिन अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ना इंफिनिटी नहीं लिखूंगा, क्योंकि tan नेगेटिव होते तो मैं माइनस इंफिनिटी लिखूंगा। अब चीजें माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएंगी? अब हमें ये देखना है माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगी। अब ये बताओ मेरे को कि π/2 से π तक, साइन π/2 से π अगर देखोगे तो यहां पे साइन की वैल्यू π/2 से π में क्या हो रहा है? डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 0। इसका मतलब है ये चीज ना 1 टू 0 बन जाता है। tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x होता है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो sin x होता है वो डिक्रीज करता है 1 से 0, 1 टू 0। तो तब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आप समझ रहे हो कि 0 पे खत्म हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा, 1 से डिक्रीज होना चालू हो जाएगा और 0 पे आके रुक जाएगा। तो 0 पे रुक जाएगा। अब cos x पे देखते हैं, cos x क्या करेगा? cos x कहां गया? cos x कहां से देख रहे थे हम? सेकंड क्वाड्रेंट ना, π/2 से π। तो π/2 से π cos x 0 से -1 डिक्रीज करेगा, प्लस 0 से तो स्टार्ट होगी उसकी, 0 से स्टार्टिंग होगी और -1 की तरफ डिक्रीज करेगा। ये ऊपर देखो 1 से 0 तक जाएगा, तो जैसे ही वो 0 पहुंचेगा ना, मतलब इसका मतलब है जैसे कि ये एंड में 0 पहुंचेगा और नीचे वाले भी एंड में -1 पहुंचेगा, मेरी वैल्यू 0 बन के आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से 0 तक जाएगी। माइनस इंफिनिटी से अगर कोई नंबर 0 तक जाती है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक। अच्छा बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, जहां पे हमें tan को पाई से लेकर 3π/2 की तरफ देखना है। तो पाई से 3π/2 में आपको पता है यहां पे tan x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहां पे tan x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पाई से 3π/2 तक अगर देखा जाए तो tan x की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं, यहां पे जो लिखा हुआ है। तो आपको अब क्या देखना है? पाई से 3π/2। तो tan x आपको पता है, tan x आपको पता है, tan x क्या होता है? sin x डिवाइड बाय cos x होता है। तो यहां पे अब मेरा पाई से 3π/2 तक sin x की वैल्यू क्या है? पाई से 3π/2 का है भाई, 3π नहीं 3π/2 था बच्चों, 3π/2। तो पाई से 3π/2 तक साइन की वैल्यू डिक्रीज होती है 0 टू -1। तो साइन की वैल्यु डिक्रीज होती है 0 टू -1, 0 टू -1, ठीक है। और मेरा cos का वैल्यू जो होता है वो पाई से 3π/2 में इंक्रीज होता है -1 से 0 तक, -1 टू 0, -1 टू 0। अब आपने देखो इसका जो एंड वैल्यू, मतलब ये -1 से इंक्रीज होते 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 ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 टू 0। तो ये जो मैं tan x लिखता हूं यहाँ पे tan x, तो ये जो नंबर है ना, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो -1 से इंक्रीज होते 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 कहां पहुंचेगा? 0 पे पहुंच के रुकेगा। तो जैसे ही 0 पे रुकेगा इसका मतलब है वो नीचे वाले नंबर 0 हो गई। जैसे ही वो 0 है तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका एंड पॉइंट तो इन्फिनिटी आएगा, मेरे को पता है।
एंड पॉइंट इंफिनिटी आएगा, मेरे को पता है, -1 से 0 पे आके रुकेगा। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यूज देख लेते हैं हम। ऊपर वाली वैल्यूज क्या कहता है कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, कहां से, 0 से डिक्रीज होना चालू करेगा और -1 तक जाएगा। तो 0 थी मेरी पहली वैल्यू, 0 थी मेरी पहली वैल्यू, पहली वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 होगी और पहली वैल्यू मेरी यहाँ पे -1 होता है। 0 पे -1 0 ही होता है। तो इसका मतलब है ये जो चीज है ना, 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी बहुत ही दूर हो गया, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, 0 टू इंफिनिटी तक इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब देखते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से हमें 2π देखना है। तो यहां पे tan x कैसे वेरी करेगा, tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x, और sin x 3π/2 में क्या था, 3π/2 से 2π में इंक्रीज कर रहा था, -1 to 0 इंक्रीज कर रहा था, -1 से 0 तक। और cos x क्या कर रहा था, cos x 3π/2 से 2π के बीच में इंक्रीज कर रहा था 0 to 1 तक। इसका मतलब यह है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू रही होगी -1 sin x की, और cos x की रही होगी 0। तो -1/0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी होगा क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है। तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। अब देखो एंड पॉइंट कहां पर है, ये -1 से स्टार्ट तो होगा, होते 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 अब ये 0 तक पहुंचेगा। तो sin x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी लास्ट में, तो जब cos x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 0/1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक इंक्रीज करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही वो चीज है, यही वो कंसेप्ट है जो मैं बता रहा था। आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढना, आपको ये कोई इतना डीपली नहीं समझाएगा। अच्छा बच्चों, जैसे कि आपने देखा tan x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली कि 0 से π/2 के बीच में tan x 0 से इंफिनिटी तक जाता है, π/2 से π तक माइनस इंफिनिटी से 0 तक जाता है, π से 3π/2 में वो 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज करता है। tan x तो इंक्रीज ही हो जा रहा है, 0 से 2π तक tan x की वैल्यू बढ़ते ही जा रही है, tan x कभी कम नहीं हो रहा, tan x की वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है। यहाँ पे भी देखो मैंने इंक्रीज का साइन लगा रखा है चारों जगह पे। तो कॉटेक्स जो होता है ना, वो tan x का इनवर्स फंक्शन होता है, और कॉटेक्स बिल्कुल उल्टा काम करेगा। मैं दिखाता हूं कैसे काम करेगा उल्टा। उसके लिए ना अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ tan x को देख के ही मैं कॉटेक्स को बना दूंगा। तो इसको मैं अब रब करने जा रहा हूं, और आप मेरे को फीडबैक वगैरह भी दे सकते हो। फीडबैक आप मेरे को बताना कि मेरे को अगर अपना पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज करना है तो कैसे करना है, मैं और कैसे बेटर कर सकता हूं, तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। 4 क्वाड्रेंट निकालने पड़ेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं। 0 से π/2 पे क्या कैसा काम करेगा कॉटेक्स, π/2 से पाई तक क्या काम करेगा, पाई से 3π/2 पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3π/2 से 2π तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अच्छा ठीक है, मैं वैल्यू यहां लिखूंगा। तो 0 से π/2 पे tan पे क्या हो रहा था, ये 0 से इंफिनिटी तक बढ़ रहा था। तो अब मैं उल्टा कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी से 0 तक घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, π/2 से पाई तक ये माइनस इंफिनिटी से 0 तक बढ़ रहा था, तो अब ये घट जाएगा, ये 0 से माइनस इंफिनिटी तक घट जाएगा, 0 टू माइनस इंफिनिटी तक डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा था, 0 से इंफिनिटी तक बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इंफिनिटी से 0 तक घट जाएगा, इंफिनिटी से 0 तक घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। कॉट एकदम उल्टा करता है, tan x से एकदम उल्टा काम करता है। 3π/2 से 2π तक tan की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 तक इंक्रीज कर रही थी, तो हमारी यहां पे वैल्यू डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। कहां से, माइनस इंफिनिटी से 0, तो ये 0 से माइनस इंफिनिटी, 0 टू माइनस इंफिनिटी डिक्रीज करेगी। लो बेटा खत्म, बस इतना ही था, tan खत्म, साइन खत्म, कॉस खत्म। ये जो इतने पढ़ लिए ना, तो मतलब समझ लो अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो तुम। अब मैं ना इन सबको यूज करके साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ और tan का ग्राफ आज आपको सिखाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिख रखी है। इसी वैल्यू का यूज करके हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, साइन का, कॉस का, tan का। तो सबसे पहले आते हैं साइन की ग्राफ पे। तो आपको उससे पहले यह पता होना चाहिए कि हम ग्राफ पे दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो यहां पे हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे। तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने हैं तो मैं ये होप करता हूं कि आप लोगों को सेट के बारे में पता होगा, आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया होगा, तो आपको डोमेन, रेंज, ये सब क्या होता है, ये सब आप जानते हो, ये मान के चल रहा हूं मैं।
नहीं भी पता तो एक बार मैं आपको जस्ट बता देता हूं क्या होता है। ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। अब इस x एक्सिस पे क्या लिखूंगा मैं और इस y एक्सिस पे क्या लिखूंगा मैं। अच्छा यहां पे साइन x है, देखो साइन x। मैं यहां पे जो इनपुट देता हूं ना, जो इनपुट देता हूं उसको मैं डोमेन कहता हूं। जो भी मैं x की वैल्यू यहां पे रखूंगा ना, मैं उसे डोमेन कहूंगा। डोमेन जैसे मैं यहां पे x की वैल्यू को 0 रख सकता हूं, π/2 रख सकता हूं, 0.66 रख सकता हूं। मैं यहां पे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं मैं x के जगह पे। तो जो मेरा डोमेन होगा ना, डोमेन वो रियल नंबर होगा। डोमेन माने क्या सर? डोमेन माने वो इनपुट, आप इस फंक्शन के अंदर क्या इनपुट दे रहे हो, उसके बाद ये फंक्शन जो उस इनपुट को प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है ना, वो आपका रेंज होता है। अब इसमें अगर मैं 0 डिग्री डाल दूं, अच्छा आपने साइन 0 डिग्री लिख दिया यहां पे, साइन 0 डिग्री डालने पे जो मेरी वैल्यू आती है 0, ये मेरा क्या होता है? ये मेरा रेंज होता है। ये मेरा क्या होता है? ये रेंज होता है। रेंज जो मेरा रिजल्ट होता है ना, वो रेंज होता है। आर से रेंज, आर से रिजल्ट। अच्छा तो यहां पे साइन एक्स का और cos x का दोनों का जो डोमेन है ना, रियल नंबर होगा। मैं कुछ भी डाल सकता हूं, 0, -1, -2, कुछ भी डाल सकता हूं, पॉइंट में डाल सकता हूं, π/2 के फॉर्म में डाल सकता हूं, तो रियल नंबर होते हैं। और जो मेरा रेंज आएगा ना, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि sin x और cos x की जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक किस रेंज में आती है, वही उसका रिजल्ट होगा। इसका मतलब है -1 से 1 के बीच में, माने sin x और cos x जो होगा ना, वो -1 और 1 के बीच में ही झूलता रहेगा। अब यहां पे हम जो प्लॉट करेंगे ना, यहां पे हम लिखेंगे डोमेन, इनपुट लिखते हैं यहां पे, और यहां पे हम लिखेंगे रेंज, आउटपुट लिखेंगे यहां पे रेंज, और यहां पे डोमेन। इस तरफ वो डोमेन, इस तरफ रेंज। तो डोमेन का मतलब आपको सीधी बात है, यहां पे आपको 0, π/2, π, 3π/2, 2π। अब जो वैल्यूज इनपुट दे रहे हो वो लिखना पड़ेगा यहां पे आपको। और रेंज का मतलब ये है कि आपको जो रिजल्ट आया, आपने जब 0 डाला तो आपको जो रिजल्ट आया वो यहां पे, आपने π/2 डाला तो जो आपका रिजल्ट आया वो यहां पे। तो मेरा रिजल्ट यानी कि 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी, ये सारी चीजें यहां पे लिखी जाएंगी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो मैं डोमेन को और रेंज को हटा के ना, कहां गया, तो मैं ये डोमेन और रेंज को हटा के अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मैं सारे रेडियंस को यहां पे लिखूंगा, और यहां पे मैं क्या करूंगा, 1, 0 जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी उसको मैं यहां पे लिखूंगा। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं सारे अपने, ये देखो ये 0 डिग्री, ये मेरा 0 डिग्री 0 रेडियन, बात एक ही होती है। उसके बाद आता है मेरा π/2, उसके बाद आता है मेरा पाई, उसके बाद आता है मेरा 3π/2, उसके बाद आता है मेरा 2π। अब यहां देखो, यहां पे मैं इंटीजर्स वैल्यू लिखूंगा, इंटीजर वैल्यू लिखूंगा। इंटीजर वैल्यू क्या, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अच्छा आपको पता है 2, 3 की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर मैं sin x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो sin x की वैल्यू तो हमेशा -1 और +1 के बीच में रहने वाली है। तो 2, 3 पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 और -1, नीचे मैं -1 स्टार्ट करूँ, -1, -2, काफी, इतना काफी, आगे जाएगा ही नहीं। तो आप मेरे को ये बताओ साइन की वैल्यू, आप साइन पे फोकस करना, सिर्फ साइन पे, इन सबको भूल जाओ, कॉस को tan को भूल जाओ। साइन एक्स की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या था, 0 था, तो 0, मेरा जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। साइन एक्स की वैल्यू π/2 रेडियन पे क्या था, 1 था। π/2 पे क्या था, 1 था, 1 का है यहाँ, तो π/2 पे 1 था, ठीक है। अब पाई पे क्या था, 0 था, पाई ये रहा पाई पे क्या था, 0 था, मतलब वापस यहां आ गया, पाई पे 0। 3π/2 पे -1, 3π/2 जब था मेरा साइन का वैल्यू, तो मेरा रिजल्ट, तो मेरा आउटपुट क्या आया था, -1 आया था, जो कि यहां पे, ये यहां पे है। अब 2π पे 0 आ रही है, 2π पे वापस 0 पे, तो अब इसको प्लॉट कर दो। ये रहा बच्चों साइन एक्स का ग्राफ, यहां पे साइन एक्स लिख दो, ये है साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स ऐसे प्लॉट होता है, सिंपल है ना, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस ये लगता है डिफिकल्ट क्योंकि आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ते हो। मैं आपको
पिछले क्लास से ही सारी चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। पहले आपको यूनिट सर्कल बना के दिखाया, फिर आपने आपको उसकी वैल्यूज़ बताई, डिफरेंट फंक्शंस की वैल्यूज़ बताई, फिर उनके साइन बताई, कौन से क्वाड्रेंट में कौन क्या साइन होता है, उनकी रेंज बताई मैंने। अब आपको मैं ग्राफ सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पोस्टमार्टम करा रहा हूँ यहाँ पे। तो बच्चों अब हम ना कॉस का ग्राफ सीखेंगे। तो कॉस का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, साइन पे फोकस करो, तो आप साइन से फोकस हटा के सीधा कॉस पे लेके आ जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन पे फोकस करो, आप साइन से फोकस हटा के सीधा कॉस पे लेके आ जाओ। तो सारा फोकस कहां होना चाहिए? कॉस पे होना चाहिए। तो अब ये देखो बच्चों, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 थी, मतलब जब कॉस 0 डिग्री था ना तो उसकी वैल्यू 1 थी। अब जब कॉस पाई बाय, अब जब कॉस, तो इधर देखो बच्चों, जब कॉस की वैल्यू 0 था ना, तो जब कॉस, तो इधर देखो बच्चों, जब मैंने कॉस को 0 डिग्री पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या आया? उसका वैल्यू क्या आया? उसका वैल्यू आया 1। तो जब मैंने कॉस को 0 डिग्री पुट किया तो उसका वैल्यू क्या आया? 1 आया। तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया। अच्छा, जब कॉस को मैंने पाई बाय 2, कॉस में मैंने पाई बाय 2 डाला तो कॉस की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, कॉस की वैल्यू 0 का मतलब है जब पाई बाय 2 पे 0 है, मतलब पाई बाय 2 पे यही लाई करेगा। और जब मैंने कॉस की वैल्यू को मैंने पाई डाला, मैंने एंगल पाई डाला कॉस में, तो मेरी वैल्यू जो आई वो क्या आया? वो -1 आया। तो मतलब पाई पे -1, पाई पे -1, ये रहा -1, पाई पे -1। ठीक है, और जब मैंने वैल्यू 3π/2, जब मैंने इनपुट दिया कॉस x की जगह पे मैंने 3π/2 लिखा, तो मेरा जो वैल्यू है वो 0 आया। तो 3π/2 पे जो मेरी वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, इसके बाद जब मैं 2π डालता हूं, तो 2π डालता हूं, तो 2π पे मेरे को कॉस की वैल्यू क्या मिलती है? कॉस की वैल्यू मुझे 1 मिलती है। तो 2π पे कॉस की वैल्यू क्या मिलती है? मुझे 1 मिलती है। 1 कहां गया? 1 ये रहा, 1। तो अगर मैं कॉस का ग्राफ प्लॉट करूं तो यहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। ये है कॉस का ग्राफ, ये है कॉस एक्स। इजी था ना? जैसा आप सोचते थे उतना टफ नहीं है, इजी है। देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो tan की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आया था? 0 आया था। तो tan की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है, तो मैं यहां पे 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे क्या है? tan की वैल्यू 0 है, तो मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। इतना तो पता चल गया मेरे को। अब tan की वैल्यू, पूरा फोकस ना यहां से हटा के यहां पे ले आओ, इस वाले बॉक्स को देखो। तो tan का वैल्यू जो है 0 डिग्री पे 0 होता है, π/2 पे नॉट डिफाइंड, मतलब जैसे ही π/2 आ जाए ना, एकदम चीज इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगी। इन्फिनिटी, π/2 पे एकदम इन्फिनिटी, हमें पता नहीं कहां है इन्फिनिटी, सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहले तो मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा कर्व, मतलब π/2 तक आते 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 ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगी, यूं करके ऐसे इंक्रीज करके एकदम ऊपर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा, अब ये देखो tan पाई पे क्या होता है? 0 होता है। tan पाई पे क्या होता है? 0 होता है, मतलब यहां पे अगेन यहां पे आ गया। अब tan पाई पे 0 होता है और tan 3π/2 पे वापस इन्फिनिटी होता है, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी, ये भी ऐसे 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 अगर मैं बढ़ाते जाऊं, इसको स्ट्रेट ऊपरली बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, इन्फिनिटी तो मेरे को पता ही नहीं ना कौन सा पॉइंट है, तो ये ऐसे इस पर टच तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ऐसे यूं करके ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया आपका इसका ग्राफ। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ाओगे ना, तो 2π से भी ऐसे ही जाएगा आगे। तो ये था मेरे बच्चों इसका, अगर मैं π/2 को ऐसे लिख दूं, तो ये था मेरे बच्चों tan का ग्राफ। देखो tan का ग्राफ भी कितना इजी है, ये tan x है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा जो पढ़ाया हो आपको अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ आया हो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।